तो क्या मीडिया को आपसे डरना चाहिए? पहली बात है, अगर उनको किसी से डर लगता है तो क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। लोकतंत्र में मीडिया अगर ताकतवर नहीं होगा तो लोकतंत्र चलेगा नहीं। और ऐसा डरपोक मीडिया देश को नहीं चाहिए, भाग जाने वाला नहीं चाहिए मीडिया। मजबूत मीडिया चाहिए, डट करके खड़ा रहे, कितना ही बड़ा तिस्मार खा के राजनेता आया हो तो भी खड़ा रहे, ऐसा मीडिया चाहिए। भागने वाली बात मत करो भाई। नमस्कार दोस्तों, अभी जो बयान आपने सुना यह गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का बयान है। तब नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे। साल था 2014, महीना था अप्रैल। नरेंद्र दामोदर दास मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर देश के प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार थे। देश भर में चुनावी सभाएं कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे और पूरे देश में एक नरेंद्र मोदी का माहौल बन रहा था और बनाया जा रहा था। उन्हीं दिनों प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी मीडिया को लेकर बहुत कुछ अपनी सभाओं में, रैलियों में कहा करते थे। और तब जो न्यूज चैनल्स उनसे इंटरव्यू कर रहे थे, उनमें से एक न्यूज चैनल एबीपी न्यूज था, जिस चैनल के एडिटर शाजी जमा ने मीडिया को लेकर उनसे कुछ सवाल पूछे थे। उनमें से एक सवाल का जवाब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दिया था, वो जवाब आज जानना और दोहराना जरूरी है, क्योंकि तब उस जवाब और सवाल से आज 10 साल का फासला हम तय कर चुके हैं। तब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और 10 साल का जो फासला नरेंद्र मोदी ने तय किया है, उस फासले में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, मीडिया से खुले तौर पर कोई संवाद नहीं है। मीडिया को लेकर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था और आज देश में मीडिया का जो हाल है, उससे कोई रिश्ता उनके बयान से और आज के हाल से नहीं है। लेकिन आज ये वीडियो क्यों सुना रहा हूं? इसलिए क्योंकि मीडिया का एक बड़ा तबका या 90-95% मीडिया का तबका, बड़े घरानों का मीडिया, बड़े चैनलों वाला मीडिया, बड़े अखबार समूहों वाला मीडिया प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता के सामने शरणागत है, पूरी तरह से दंडवत है। लेकिन वो मीडिया जो डिजिटल प्लेटफॉर्म वाला मीडिया है, जो आजाद आवाजों वाला मीडिया है, जो मोदी की सत्ता से सवाल पूछने वाला मीडिया है, जो मोदी की नाकामियां और नीतियों पर सवाल पूछने वाला मीडिया है, उस मीडिया को कैसे टारगेट किया जा रहा है, कैसे शिकंजा कसा जा रहा है, उस मीडिया को कैसे बीजेपी के सत्ता निशाने पर ला रही है, यह हम बीते कुछ सालों से देख रहे हैं। और बीते एक सप्ताह के भीतर भी उसके कुछ सिग्नल मिले हैं और उसके कुछ सबूत मिले हैं। 2 यूट्यूब चैनल को भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के निर्देश पर नोटिस मिला है, बंद करने का नोटिस। एक यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया है आज से 6 दिन पहले। दूसरा यूट्यूब चैनल कभी बंद हो सकता है और कई यूट्यूब चैनल्स इस अंदेशे में है कि कभी भी सरकार के निर्देश पर यूट्यूब उनके चैनल को उड़ाया जा सकता है। देश में चुनाव का माहौल है। मोदी की सत्ता ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म, यूट्यूब चैनल, वेबसाइट या ट्विटर या फेसबुक से असहज है जो मोदी की नाकामियों पर सवाल उठाए। इसलिए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान आज सुनना और उस बयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहे या उनके कृतित्व के पैमाने पर कसना जरूरी है। तो नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी ने, और आज क्या हो रहा है आगे विस्तार से बताऊंगा। और वजह भी कि आज ये चर्चा करना या आज ये बात कहना क्यों जरूरी है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने अप्रैल 2014 में शाजी जमा से इंटरव्यू में कहा था, जब उनसे पूछा गया क्या मीडिया को आपसे डरना चाहिए, और यह सवाल पूछा गया, इसकी भी पर्याप्त वजह थी, क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऐसा ही मीडिया चाहते थे जो उनसे कोई सवाल ना पूछे। और जिसने सवाल पूछा उसका क्या हश्र हुआ और किस तरह से दोस्ती बनी रहे टाइप का कहकर उन्होंने इंटरव्यू बीच में छोड़ा, आप जानते हैं, उस पर भी आगे हम बात करेंगे। लेकिन बातें तो अच्छी करते हैं, जुमले में उनका जवाब नहीं, जुमलेबाजी में बड़ी बड़ी बातें, लफ्फाजियों में नरेंद्र मोदी जी का जवाब नहीं, चाहे मुख्यमंत्री रहे हो चाहे प्रधानमंत्री। तब उनसे पूछा गया कि क्या मीडिया को आपसे डरना चाहिए। उन्होंने कहा, पहली बात यह है कि अगर उनको मीडिया को किसी से डर लगता है तो क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। लोकतंत्र में अगर मीडिया ताकतवर नहीं होगा तो लोकतंत्र नहीं चलेगा। कितनी अच्छी बात है। लोकतंत्र में मीडिया ताकतवर नहीं होगा, लोकतंत्र नहीं चलेगा, ऐसा डरपोक मीडिया नहीं चाहिए, मोदी जी ने कहा था।
गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी 10 साल से ऐसी बात अब वो करते नहीं है, क्योंकि मीडिया तो सब उनके सामने लेटा हुआ है, सब डरपोक तो छोड़िए एकदम उनकी शरण में है, सब मतलब बड़े घराने। भाग जाने वाला मीडिया नहीं चाहिए, मजबूत मीडिया चाहिए जो डटकर खड़ा रहे, कितना भी बड़ा 30 बार खां राजनेता हो सामने खड़ा रहे, ऐसा मीडिया चाहिए। तो नरेंद्र मोदी ने कहा था, गुजरात के मुख्यमंत्री ने। और आज जो मीडिया डटकर खड़ा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, यूट्यूब चैनल, फेसबुक, उसका क्या हश्र है? कैसे टारगेट बनाया जा रहा है, कैसे नोटिस भेजकर बंद कराने की कवायद हो रही है, कैसे पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर जो आंदोलनकारी किसान थे उनकी जो रिपोर्ट जो ट्विटर हैंडल कर रहा था, कैसे उन ट्विटर हैंडल्स को बंद किया गया भारत सरकार के निर्देश पर, कैसे बीते 7-8 सालों में ऐसे चैनल्स, ऐसे मीडिया घराने या ऐसे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उन पर छापे मारे गए। लंबी लिस्ट है, आगे आते हैं। लेकिन आज ये सवाल क्यों? बातें करने में जवाब नहीं है। लेकिन अभी हुआ ये कि बीते 7 दिनों से कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि सरकार के इरादे ठीक नहीं है। सरकार अब ऐसे स्वतंत्र आवाजों पर, ऐसे यूट्यूब चैनल्स पर शिकंजा कसना चाहती है, नकेल कसना चाहती है जो उनके नियंत्रण में नहीं है, या जो उनके सामने तन कर खड़ा है, या जो रीढ़ विहीन नहीं है, या जो मोदी को आईना दिखा रहा है। अभी हुआ यह है कि 3 और 4 अप्रैल को अचानक एक नोटिस आया। बोलता हिंदुस्तान एक यूट्यूब चैनल है, कुछ युवा लड़के चलाते हैं, उत्साही युवा लड़के, और उस चैनल के कई कंटेंट में ट्विटर पर मैंने देखा है, और वो कंटेंट मोदी जी के वादे, मोदी जी के हवाई दावे, मोदी जी की सत्ता की नाकामियां, मोदी जी के दौर में जिस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी हो रही है वो, जिस तरह से दलित पिछड़ों के साथ नाइंसाफियां हो रही है वो, या बहुत सारी चीज़ों इस पर वो रिपोर्ट करते हैं। युवा लड़के हैं, कई लड़कों की टीम काम करती है, मैं गाहे बगाहे ट्विटर पर देखता हूं। पता चला कि 3 और 4 अप्रैल की रात को उन्हें अचानक एक यूट्यूब की तरफ से मेल आया, और उस मेल में ये कहा गया कि आपने आईटी रूल्स का उल्लंघन किया है। आईटी रूल्स का हवाला भी दिया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस का, डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड का 15(2) और सेक्शन 69A का, और हवाला देकर उनके यूट्यूब चैनल को उड़ा दिया गया, जिसमें लिखा गया द नोटिस इटसेल्फ इज कॉन्फिडेंशियल सो वी आर अनेबल टू शेयर इट विथ यू एट दिस टाइम। द MIB इज लाइकली टू पास ए फाइनल ऑर्डर रिगार्डिंग द एफोर्सेड URL शॉर्टली। और उसके बाद उनके यूट्यूब चैनल को इसमें रात को ही या अगली सुबह उड़ा दिया गया, हटा दिया गया, MIB के कहने पर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के कहने पर। यह IT नियम क्या है, किस रूल के तहत सरकार को यह अधिकार है, सरकार ये कर रही है, इसका मतलब क्या है, और सरकार के निर्देश पर यूट्यूब के चैनल को क्या उड़ाया जा सकता है, इस पर विस्तार से इसी वीडियो में आप देखेंगे। NK सिंह जो हमारे सीनियर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे चैनल पर देखते हैं, कायदे कानून संविधान और कानूनी व्याख्या बहुत बारीकी से करते हैं, उनसे आप देखेंगे, समझेंगे इसी वीडियो में आगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके उनका वीडियो मंगाया। लेकिन चिंता की बात यह है, और यह चिंता आप सबके लिए है, जो लोग चाहते हैं कि मुनादी ब्रिगेड वाली मीडिया, सरकार की शान में तुरही बजाने वाला मीडिया, वो मीडिया जो सिर्फ मोदी को महान बनाते हुए उनकी गाथा में दिन रात लगा रहे, वो मीडिया जो देश में बीजेपी के नैरेटिव को बढ़ाते हुए सरकार की नाकामियों को कारपेट के नीचे छिपाता रहे, उस मीडिया के अलावा वैकल्पिक मीडिया अगर रहे जो सवाल पूछ सके, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूरी बात को समझिए और आप भी स्टैंड लीजिए। ऐसे मीडिया संस्थानों की हौसला अफजाई करिए दर्शक के तौर पर। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा कि अच्छा काम कर रहे हैं। अब ये बोलता हिंदुस्तान को जो डिलीट किया गया है या उनके यूट्यूब को चैनल को उड़ाया गया है, उस टीम के सदस्य हैं समर राज। मैंने उनसे आग्रह किया कि अपनी बात आप वीडियो के शक्ल में भेजें। समर राज ने एक वीडियो भेजा है, 2 मिनट या 2.5 मिनट का वीडियो है, मैं चाहता हूं वो वीडियो सुने। फिर उसके बाद नवीन कुमार से भी मैंने बात की जो आर्टिकल 14 चलाते हैं, और कुछ लोगों से, कांग्रेस के कुछ लोग मिलने भी गए थे कल चुनाव आयोग से, वो सब इस वीडियो में आगे देखेंगे। और वो चिंता भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि सरकार क्या कर रही है, क्या करना चाहती है और क्या कर सकती है। तीसरी बार अगर मोदी जी सत्ता में आए तो पहले सुनिए समर राज को। बोलता हिंदुस्तान के यूट्यूब चैनल पर जो कार्रवाई हुई है वो टेक्निकल नहीं पॉलिटिकल वजह से हुई है, इस बात के पक्ष में हमारे पास सबूत हैं। 3 और 4 अप्रैल की रात को लगभग 1 बजे एक ईमेल आता है कि हम आपके चैनल को हटा देंगे, और सुबह चैनल को हटा दिया जाता है। अब हम दोपहर में ढूंढते हैं तो बोलता हिंदुस्तान नाम का यूट्यूब चैनल नहीं मिलता है। ईमेल की भाषा देखिए, आप समझ जाएंगे किस तरह से और किस मोटिव से कार्रवाई हुई है। उसमें पहले ही पैराग्राफ में लिखा जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट के निर्देश पर आपका चैनल हटा दिया गया है। दूसरी तरफ कहा जाता है, दूसरे पैराग्राफ में बताया जाता है
कि सन 2000 के ब्रॉडकास्ट नियमों के तहत और 2021 के ब्रॉडकास्ट नियमों के तहत हमने आपका चैनल हटा दिया है। तीसरे चौथे पैराग्राफ में बताया जाता है कि फर्दर कम्युनिकेशन आप मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से करेंगे। अब आप सोचिए कि पहली सवाल तो यूट्यूब से बनता है कि आप कंटेंट क्रिएटर्स को एक प्लेटफॉर्म देते हैं, न्यूज के चैनलों के लिए एक प्लेटफॉर्म देते हैं, तो आपकी भी ये जवाबदेही बनती है कि आपके किस क्रिएटर ने क्या कुछ किया है उसके बारे में जानिए और सरकार से भी पूछिए कि क्या आपत्तिजनक है, फेक न्यूज है, उसमें भड़काऊ बात है, क्या है। उन्होंने ये नहीं क्लियर किया। दूसरा सवाल सरकार से है कि सरकार को किस वीडियो से कहां से आपत्ति हुई, इस बात को मेंशन किए बिना कॉन्फिडेंशियल है कह देने से कैसे माना जाए कि क्या कॉन्फिडेंशियल है। इसी कॉन्फिडेंशियल का मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि उनको इस तरह की नोटिस क्यों नहीं दी, उनके चैनल क्यों नहीं उड़ाए गए, जिनको इस देश की सर्वोच्च अदालत के जजों ने कहा है कि टीवी चैनलों पर बैठकर नफरत की बात कर रहे हैं, इस देश के अमन चैन को उजाड़ रहे हैं। उन्होंने एंकरों के नाम लिए हैं, प्रोग्राम के नाम लिए हैं, टीवी चैनलों के नाम लिए हैं और न सिर्फ चैनलों के मालिक से बल्कि सरकार से उन पर कार्रवाई के लिए कहा है। लेकिन किस पर एक्शन लिया गया है, कितने टीवी चैनल बंद हुए हैं और उनके यूट्यूब चैनल कितने बंद हुए हैं। तो यहां पर यूट्यूब से, गूगल इंडिया से, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट से भी यही सवाल है। इसमें एक सवाल यह भी है कि क्या सरकार अब्सोल्यूट पावर के साथ काम कर सकती है जब आचार संहिता लागू हो? नहीं। ब्रॉडकास्ट क्या होगा, कैसे उसके नियम होंगे, इस चीज को तय करने का अधिकार कम से कम चुनाव आयोग को, इसका अधिकार तो होता ही है। चुनाव आयोग ने तो इस पर अलग पक्ष रखा है। विपक्षी दलों के डेलीगेशन ने उनसे मुलाकात की, बात की कि बोलता है हिंदुस्तान नाम के एक चैनल के यूट्यूब पोर्टल को बंद कर दिया गया है, तो उस पर आपका क्या स्टैंड है? तो वो कहते हैं हम किसी भी चैनल को बंद करने के पक्ष में नहीं है। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव आयोग का क्या फैसला आता है, उनकी क्या कॉपी आती है, उसको हम अटैच करते हैं तो गूगल क्या फैसला लेता है या मंत्रालय क्या फैसला लेती है। लेकिन इसके साथ ही हम तैयारी कर रहे हैं लीगल, और हम सरकार को हर तरह से जवाब देंगे जब तक हम चैनल रिस्टोर नहीं कर लेंगे। दूसरा कि लोगों का वो भरोसा भी रिस्टोर करना है जो डगमगाया है, जिसको सरकार ने डराने की कोशिश की है कि कम से कम कंटेंट क्रिएटर्स, न्यूज पोर्टल वाले, अल्टरनेट आवाज वाले, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की आवाज बनने वाले लोग, विपक्ष के लोग डर जाएं कि उनकी आवाजों को अब जगह देने के लिए कोई नहीं है। टीवी और अखबार की एक तरफा बाइनरी जो बनी है उसी में चलता रहे सब। तो इस डर को खत्म करने के लिए सबको एक साथ आना होगा, हर संभव कोशिश करनी होगी और अल्टरनेट मीडिया की आवाज बननी होगी। फिलहाल बोलता हिंदुस्तान के साथ ये कार्रवाई की गई है तो इसके साथ खड़े होना होगा। समर राज ने जो कहा और उनके YouTube चैनल को जो उड़ाया गया, बहुत सारे लोग, हम जैसे लोगों ने ट्विटर पर लगातार रिस्टोर बोलता भारत के नाम से हैशटैग चलाया, लेकिन अभी तक कोई संकेत नहीं है कि उनका YouTube रिस्टोर होगा। हमने कहा हम सब लोगों की राय है कि कोर्ट में जाना पड़े तो कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि सरकार आसानी से ऐसी आवाज़ों को गूंजने नहीं देगी। चुनाव तक हो सकता है सिर्फ ट्रेलर के तौर पर कुछ YouTube चैनल पर अंकुश लगे, चुनाव के बाद जीत के आए तो उसके बाद न जाने 2024 के बाद, 25 के बाद क्या होगा, इसका सिर्फ हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं। अंदेशा है कि बहुत कुछ सरकार कर सकती है, क्योंकि उन्हें किसी सूरत में ये आवाज़ें पसंद नहीं है। एक और चैनल है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है नेशनल दस्तक, जिसके 10 मिलियन, लगभग 9.5 मिलियन, 94 लाख सब्सक्राइबर है, 1 करोड़ से कुछ कम। नेशनल दस्तक को भी ऐसा नोटिस मिला है। नेशनल दस्तक बहुत सारे SC, ST, OBC और महिलाओं, पिछड़ों की आवाज़ बनकर नेशनल दस्तक कई सालों से काम कर रहा है। नेशनल दस्तक को भी इसी तरह का नोटिस मिला है, जिससे अंदेशा है कि उस चैनल को भी उड़ाया जा सकता है। नेशनल दस्तक को अभी हटाया नहीं है, लेकिन यह अंदेशा है। ऐसा एक YouTube प्लेटफॉर्म है आर्टिकल 90, नवीन कुमार जो उसके मुखिया हैं, चलाते हैं, उन्हीं की परिकल्पना है। नवीन कुमार को आप सब लोग जानते होंगे, कई चैनलों में रहे, जहां भी रहे उनकी आवाज़, उनका तीखापन, उनकी शैली औरों से अलग है, और इसलिए उनकी आवाज़ और उनका अंदाज सरकार को चुभता है, और चुभने लायक उनकी भाषा और शैली है, तेवर है। तो जो जानकारी है कि नवीन कुमार के भी फेसबुक पेज को डिमोनेटाइज किया, वजह क्या है नहीं पता, लेकिन शायद उन्हें भी कुछ नोटिस मिले। हालांकि फेसबुक पेज मेरा भी मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्ट हुआ, मैं उसमें कोई कंस्पिरेसी थ्योरी ना भी देखूं तो कुछ तो वजह है, लेकिन बात अभी YouTube और सोशल प्लेटफॉर्म की हो रही है, क्योंकि ये खतरे में है और इसको समझना पड़ेगा। अब मैंने NK सिंह साहब से कहा कि जरा हम समझना चाहते हैं कि सरकार अगर ऐसा कर रही है और सरकार के निर्देश पर अगर YouTube या कोई ऐसे जो प्लेटफॉर्म है वो अगर कार्रवाई कर रहे हैं IT एक्ट का हवाला देकर, तो क्या है। तो NK सिंह साहब ने भी
एक वीडियो भेजा। पहले उनका वीडियो मैं बाद में दिखाता हूं, पहले सुनिए कि नवीन कुमार ने अपनी बात क्या कही। जिस तरीके से सरकार दबाना चाहती है आजाद आवाजों को, यूट्यूब बंद करने के लिए शंभू को नोटिस भेजा गया, बोलता हिंदुस्तान को नोटिस भेजा गया, मेरा फेसबुक पेज रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, और भी बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको अलग अलग तरीके के नोटिसेस जा रहे हैं। किसी को डीमोनेटाइज किया जा रहा है तो किसी को बंद किया जा रहा है, कुछ को बंद किया जा चुका है। इसका हर कीमत पर हम लोग विरोध करते हैं और मिलजुल कर इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये डेमोक्रेसी का सवाल है, ये लोकतंत्र का सवाल है और ये उन आवाजों को दबाया जा रहा है जो आवाजें स्वतंत्र मानी जाती हैं, जो लोकतंत्र की हिमायती आवाजें हैं, जो आवाजें हर तरह की नफरत के खिलाफ खड़ी हैं, जो आवाजें सामाजिक समरसता के साथ उठती हैं, जो आवाजें बुलंद होती हैं तब जब कहीं भी किसी भी तरह का शोषण होता है। तो ऐसी आवाजों पर सरकार से नोटिस भेजा जाना और सरकार के कहने पर यूट्यूब की तरफ से नोटिस भेजा जाना, फेसबुक की तरफ से नोटिस भेजा जाना, कभी कम्युनिटी गाइडलाइन के नाम पर तो कभी किसी चीज के नाम पर, यह साफ दिखाता है कि पूरे तरीके से सरकार उन लोगों को और उन प्लेटफॉर्म्स को खत्म करना चाहती है जो अपने से, जो खुद से बिना बड़ी पूंजी के खड़े हुए हैं, जिन्होंने एक विश्वसनीयता हासिल की है व्यापक जन समुदाय में। तो हम लोग मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ेंगे, हर तरीके से इसका विरोध करेंगे। सड़क पर उतरना पड़ा तो सड़क पर उतरेंगे, अदालत में जाना पड़ा तो अदालत में जाएंगे और बोलना पड़ा तो बोलेंगे। हम नहीं डरते हैं किसी भी तरह के दमन से। उनके नवीन कुमार को अंदेशा है कि उनके चैनल को भी किसी तरह से टारगेट किया जा रहा है या किया जा सकता है। और सवाल नवीन कुमार का नहीं है, मेरा चैनल हो या किसी और का चैनल हो, ऐसे 50 चैनल, ऐसी आवाजें, ऐसे चैनल्स जो सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, जो सरकार के वादे, इरादे, उनकी नीतियां, उनकी शैली, उनके तरीके पर सवाल करते हैं, वो चैनल्स सरकार के निशाने पर हैं, सरकार के रडार पर हैं। वो कैसे उनकी गर्दन मरोड़ी जाए, कहीं न कहीं ये पीछे चल रहा होगा, ऐसा बहुत लोगों को अंदेशा है। तो मैंने एनके सिंह साहब से कहा कि जरा सुनना चाहते हैं, आपके जरिए दर्शकों तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि आखिर ये जो कानून है, आईटी एक्ट, क्या ये इसका इस्तेमाल करके सरकार क्या क्या कर सकती है। हालांकि उसमें बहुत कुछ संशोधन की भी बात हुई है और है कि 2024 में सरकार आई तो सरकार के तेवर कुछ और हो सकते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए। लेकिन फिलहाल सुनिए एनके सिंह साहब ने क्या कहा। चुनाव क्या आया है, सरकारें वो केंद्र की हों चाहे राज्य की हों, मीडिया पर शिकंजा कसना शुरू किया है। वो मीडिया जो कि सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही है, जाहिर है आईटी के सेक्शंस यूज किए जा रहे हैं। इसमें अगर आप गौर से देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कल ही कहा है कि भाई इस तरह आप जेल करने लगेंगे यूट्यूबर्स को तो जरा सोचिए जेल में जगह बचेगी। और जानते क्या हुआ था, तमिलनाडु में चीफ मिनिस्टर के खिलाफ किसी ने कुछ बयान दे दिया था, इस पे उसको जेल कर दिया। और आप ताज्जुब करेंगे कि हाई कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने उसको जमानत दे दी तो हाई कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द कर दी। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती की और हाई कोर्ट की जमानत रद्द करने को रद्द किया और कहा कि बिल्कुल जमानत मिलेगी। यहां तक कि कोर्ट में सरकार के, भारत सरकार जो वकील थे तमिलनाडु सरकार के, उन्होंने कहा साहब इतना तो इनसे कह दीजिए कि जमानत के बाद कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे। तो बोले कि अच्छा कौन डिसाइड करेगा कि हरकत गलत है या वो है, हम कैसे इनको रोक सकते हैं। लिहाजा ये भी रिक्वेस्ट नहीं माना कि जमानत के बाद इनसे वादा लिया जाए कि ये कोई और ऐसी कोई कंटेंट नहीं डालेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा इशू यही है, कंटेंट खराब है, गलत है, वायलेशन है, ये बात सरकार कैसे डिसाइड कर सकती है। इस पूरे संवैधानिक प्रक्रिया में अगर आप देखें तो संविधान में है आर्टिकल 19(1)(a) के रेस्ट्रिक्शंस हैं 8, जो कि संविधान में वर्णित है और उसी से राज्य को पावर मिलता है। वो आईटी सेक्शन हो या कहीं और का हो, सारे पावर्स उसी से मिलते हैं। और वो पावर्स क्या है, किन किन चीजों पे हैं, वो आपको बहुत स्पष्ट है। आईटी एक्ट के 69A में कहा गया है इंटीग्रिटी
ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, पहला है। दूसरा है डिफेंस ऑफ इंडिया। तीसरा है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ये भी समझ में आता है, बिल्कुल करिए साहब। चौथा है फ्रेंडली रिलेशन विद द कंट्री। अगर यूट्यूब में या किसी तरह मीडिया में आपने किसी फ्रेंडली रिलेशन, कुछ अमेरिका के बारे में ऐसी बात कही जिससे हमारे उनके संबंध खराब हो रहे हैं, या चीन के बारे में कहा, वो आपको रोक सकते हैं। यह अधिकार राज्य के पास है। लेकिन फ्रेंडली रिलेशंस विद ए कंट्री के बाद पब्लिक ऑर्डर, यह भी सही है कि पब्लिक ऑर्डर राज्य के पास है। लेकिन आप सोचिए, चीफ मिनिस्टर को अगर किसी ने क्रिटिसाइज किया है, हम प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो क्या यह पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ा है? क्या इस पे हमें, हमारे यूट्यूब को आप रोक सकते हैं? तीसरा आखिरी, फॉर प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस रिलेटिंग टू द अबव, इनमें से कोई ऐसा हो जिससे कि उपद्रव भड़के, कोई अपराध उद्दीपन कहते हैं, अपराध उद्दीपन, कि आपके कहने से दंगा भड़क गया, आपने यूट्यूब में जो डाला, तो बिल्कुल सही है, इसमें करना चाहिए। तो लेकिन क्या चीफ मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करना, क्या देश के प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करना, क्या इस पे ये कानून लागू हो सकता है? लेकिन यूट्यूबर्स को नोटिसेस जा रही हैं, यूट्यूब्स बंद किए जा रहे हैं, और निर्बाध रूप से आप बताइए किस यूट्यूब के चैनल से इन 6 में से कोई भी एक वायलेट हुआ है? और आप ध्यान रखिएगा, जब संविधान निर्माताओं ने इसे बनाया था तो डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इसमें कहा था कि राज्य को अधिकार तो ये दे रहे हैं, लेकिन ये यूज कैसे होगा? ये रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल होने चाहिए। रेस्ट्रिक्शन हो लेकिन तर्क संगत हो, युक्तियुक्त हो और रीजनेबल हो, ये उसकी शर्त है। क्या चीफ मिनिस्टर ने एक यूट्यूबर को बंद किया? मोदी जी की MIB ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये किसी को बंद कर दे, किसी यूट्यूब चैनल को, तो क्या ये वैलिड माना जाएगा? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कल पूछा, बड़ी सख्ती से पूछा, हाई कोर्ट के ऑर्डर को खत्म किया और सख्ती से पूछा कि जरा बताइए कौन तय करेगा कि ये पब्लिक ऑर्डर में है कि नहीं? आपका राज्य तय करेगा। और दूसरा, पब्लिक ऑर्डर तो समझ में आ रहा है, उससे दंगा भड़के तो आप जरूर कीजिए, लेकिन ये मर्यादित नहीं है, ये साहब ऑब्जेक्शनेबल है। क्या ऑब्जेक्शनेबल होगा तो सरकार बंद कर देगी? ये इसके पीछे, पूरे के पीछे है। आपको इस तरह से इसको देखने की जरूरत है। अब पहली बात तो जो नोटिस यूट्यूब की तरफ से आया है, जिस चैनल को बोलता हिंदुस्तान को उड़ाया गया है, डिलीट किया गया या डीएक्टिवेट किया, उस नोटिस से यह पता नहीं चल रहा है कि बोलता हिंदुस्तान का गुनाह क्या था, क्या ऐसा किया जिससे डीएक्टिवेट किया गया। और इस देश में जब मीडिया घराने, बड़े बड़े चैनल्स, बड़े बड़े मीडिया संस्थान जब दिन रात देश को बांटने वाला, नफरत फैलाने वाला, अल्पसंख्यकों को टारगेट करने वाला या देश में अनरेस्ट पैदा करने वाला कार्यक्रम करते हैं, शोज करते हैं या फेक न्यूज फैलाते हैं, फर्जीवाड़ा करते हैं। बहुत बार ऐसा हो चुका कि जो चैनलों के मालिकों की संस्था है, NBA, जो मालिकों की संस्था है, उनको निर्देश सुप्रीम कोर्ट से मिला है कि आपने ऐसे एंकर्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की है जिस एंकर ने इस तरह के हेट स्पीच दिए या समाज में सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने वाले शोज किए। कई बार सुप्रीम कोर्ट में हो, जस्टिस जोसेफ, जस्टिस सूर्यकांत, कई जस्टिस नागरत्ना, कई पीठ में कई बार फटकार लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में पिछले 3-4 सालों में कि आपने क्या कार्रवाई की ऐसे एंकर्स को लेकर। कभी कार्रवाई होती नहीं। अगर हुई NBA की तरफ से, मालिकों की संस्था की जो रेगुलेटरी बॉडी है, अमन चोपड़ा या अमिश देवगन जैसे एंकर्स पर अगर 50,000, 1 लाख का जुर्माना हो गया, सुधीर चौधरी पर, किसी की फितरत बदली नहीं, क्योंकि उन्हें पता है सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, ये सब रस्म अदायगी है, दिखावा है, आईवाश है। 50,000, 1 लाख का जुर्माने से क्या होता है? जुर्माना दे दो, क्योंकि शिकायत हुई, जो वहां रेगुलेटरी बॉडी है उसमें शिकायत हुई, शिकायत पर आपने एक रस्म अदायगी कर दी। लेकिन वो वही एजेंडा चला रहे हैं, वो वही काम कर रहे हैं जो मोदी जी के लिए, उनकी सत्ता के लिए मुफीद है। मोदी जी ने कह दिया कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग की तरह है, सारे चैनल लग गए, माहौल बना दिया कि मुस्लिम लीग की तरह कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, क्योंकि यही बीजेपी चाहती है। एक लिस्ट हो तब बताए, पिछले 5 सालों में, कोविड के पहले, कोविड के बाद, चैनल्स कैसे काम कर रहे हैं सबको पता है। तबलीगी जमात का मुद्दा हो या विपक्ष को टारगेट करने का मुद्दा हो, विपक्ष को के सारे नेताओं को भ्रष्टाचारी साबित करने का मुद्दा, और ताजा इलेक्टोरल बॉन्ड,
इलेक्टोरल बॉन्ड में किस ढंग से बीजेपी ने चंदा दो धंधा लो का धंधा किया, जिसको लेकर विपक्ष लगातार मैं सबूत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। द हिंदू अखबार, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार और बहुत सारे स्वतंत्र प्लेटफॉर्म, चाहे रिपोर्टर्स कलेक्टिव हो, चाहे न्यूज लॉन्ड्री हो, चाहे क्विंट हो, चाहे और न्यूज मिनट हो, ऐसे स्क्रोल हो, ऐसे संस्थान कैसे खुलासे कर रहे हैं, वो उतने में ही सरकार को दिक्कत है। लेकिन वो खुलासे क्या बड़े चैनल पर कहीं देख रहे हैं आप? किसी बड़े चैनल पर उस पर इतने बड़े खुलासे के बाद कहीं बहस होते हुए, सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए, मोदी से सवाल पूछते हुए कहीं देखा आपने? नहीं देखेंगे। लेकिन जहां सवाल पूछा जा रहा है वो दिक्कत है, क्योंकि ये सवाल जितने भी लोगों तक पहुंच रहा है वो सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पहुंच रहा है, और इसीलिए यहां शिकंजा कसने की तैयारी है। इसलिए मैंने कहा कि यह भी ट्रेलर है, फिल्म आनी बाकी है, पूर्वानुमान है। अगर सत्ता में आए तो फिर होगा 2024 के बाद। हमें भी बहुत लोग कहते हैं कि आप लोग सतर्क रहिए, आपका भी चैनल कभी भी उड़ाया जा सकता है। जब ये 3 तारीख के मेल का जिक्र हुआ, जो बोलता हिंदुस्तान को मेल आया, मुझे किसी ने कहा कि आप भी मेल बॉक्स चेक करिए, आपको भी हो सकता है मेल आया होगा, हो सकता है आपका भी चैनल डिलीट हो, और भी लोगों का चैनल डिलीट हो सकता है, या ऐसा MIB की तरफ से, सरकार की तरफ से यूट्यूब को ऐसा इंस्ट्रक्शन जा सकता है। अरे पता तो चले कि गुनाह क्या है। या दिक्कत है कि अभिसार शर्मा या रवीश कुमार या साक्षी जोशी या कोई नेशनल दस्तक या कोई बोलता हिंदुस्तान या कोई मूक नायक, दर्जनों चैनल है, दर्जनों ऐसे बहुत सारे जो मीडिया प्लेटफॉर्म भी हैं, दर्जनों। लेकिन वो प्लेटफॉर्म कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वो सरकार की शरण में नहीं है, वो सरकार के नैरेटिव को बढ़ाने के लिए नहीं है, वो पीएमओ से जो हिरेन जोशी का जो मैसेज आता है कि इस नैरेटिव को आगे बढ़ाइए, उसके लिए नहीं है, बल्कि उसको पंचर करने के लिए है, एक्सपोज करने के लिए है। वो संस्थान, वो मीडिया संस्थान, छोटे छोटे संस्थान या आज़ाद आवाज़ों वाले प्लेटफॉर्म वो काम करते हैं। अब वहाँ सरकार, मुश्किल सरकार को यही है कि उनको दबाया कैसे जाए, इनको नियंत्रण में कैसे किया जाए, इनको कंट्रोल में कैसे किया जाए, इनको डराया कैसे जाए। इसलिए ट्रेलर है, वाटर टेस्टिंग जिसको कहते हैं, कि अभी 2 को बंद कर दो, उससे डर होगा, उसके बाद फिर कुछ और बंद होगा, फिर बंद करने के डर से लोग डाइल्यूट हो जाएंगे, अपनी आवाज़ को कम करेंगे, अपनी शैली कम करेंगे, अपना तीखापन कम करेंगे, अपना तेवर कम करेंगे। यही तो चाहते हैं मोदी जी, और यही चाहती है मोदी की सत्ता। और चुनाव के इस वक्त जब आचार संहिता लागू है, आचार संहिता लागू है, और उसके बाद चैनल्स को ऐसे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ऐसे नोटिस से जा रहे हैं। अभी कल ही शायद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने मुलाकात की है चुनाव आयोग से, और शिकायत की है कि इस तरह से ऐसे वक्त में अगर किया जा रहा है तो गलत है। बोलता हिंदुस्तान को अगर हटाया गया तो गलत है, अगर डिलीट किया गया तो गलत है। गुरदीप सप्पल और कुछ लोगों ने बयान दिया, मैं चाहता हूं वो भी सुनिए। एक जो और मुद्दा आज हमने उठाया, पिछली बार जब हम इलेक्शन कमीशन को मिले थे तो हमने फ्री स्पीच का मुद्दा भी उठाया था, और जो डिफेमेटरी पोस्ट है भारतीय जनता पार्टी के हैंडल पर, जो बहुत सारी ऐसी विभाजक कंटेंट वो बना रहे हैं, वो उनके हैंडल से पोस्ट हो रही है, उसकी शिकायत की थी। इलेक्शन कमीशन ने आज हमको ये बताया कि उन्होंने फैसला लिया है कि चुनाव के दौरान जो सेक्शन 69 और 79 है IT एक्ट का, जिसके 69 और 79 IT एक्ट का जो है, जिसके तहत अलग अलग यूट्यूब चैनल को, अलग अलग फ्री स्पीच के प्लेटफॉर्म को बंद किया जा सकता है, उसका पालन नहीं करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के दौरान फ्री स्पीच को बिल्कुल बरकरार रखने के लिए इलेक्शन कमीशन इस पक्ष में नहीं है कि कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी मीडिया का प्लेटफॉर्म उस पर बैन ना किया जाए। लेकिन हमने उनको ये भी ध्यान दिलाया कि इलेक्शन कमीशन तो ये नहीं करने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने तो कहा कि वो फ्री स्पीच चाहते हैं, लेकिन सरकार की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, सूचना प्रसारण मंत्रालय, वो कई यूट्यूब चैनल्स को बैन कर रही है, कई सारे पत्रकारों के हैंडल्स को बैन कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी एक यूट्यूब चैनल था बोलता हिंदुस्तान, उसको भी बैन किया गया। और जो बैन किया गया, यूट्यूब की ओर से बताया गया कि इस बैन के वो कारण नहीं बता सकते, क्योंकि मंत्रालय ने उनको कहा है कि इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। हमने ये बात इलेक्शन कमीशन के समक्ष रखी है कि चुनाव के दौरान ये जो अधिकार है सेक्शन 69 के तहत, वो मंत्रालय के पास नहीं होना चाहिए, वो चुनाव आयोग के पास होना चाहिए। और चुनाव आयोग हमारी बात से सहमत था, उनका ये मानना था कि चुनाव में फ्री स्पीच को हर हाल में बरकरार रखना चाहिए। अब चुनाव आयोग इसमें कितना दखल देता है या चुनाव आयोग क्या निर्देश देता है, ये अभी वक्त है, पता चलेगा। लेकिन मैं या मेरे जैसे लोग लगातार ये चाहते हैं कि ये मामला अब कोर्ट में जाना पड़े तो जाए। इसके लिए हम सब लोग मिलकर कुछ चंदा करें तो करें, आप दर्शकों की मदद लें तो लें, लेकिन ये लड़ाई तो लड़नी होगी। आखिरी उम्मीद, आखिरी दरवाज़ा सुप्रीम कोर्ट है।
सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े तो जाना चाहिए, क्योंकि अगर डर गए तो मर गए। सरकार तो चाहती है डर जाएं, सरकार तो चाहती है इनकी आवाज बंद हो जाए, सरकार तो चाहती है कि उन्हें लगे कि आपका भी यूट्यूब चैनल बंद हो सकता है, आपको भी नोटिस मिल सकता है, आपके फेसबुक पेज को डिमोनेटाइज किया जा सकता है, मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। एक ये भी नई चीज हो रही है कि यूट्यूब की तरफ से कुछ मैसेज या मेल ऐसे भी शायद गए कि मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। मतलब आपको अगर यूट्यूब से अर्निंग हो रही है, जिससे आप 4, 6, 8 लोगों की जो भी आपकी टीम है उसको सैलरी दे रहे हैं, आपके मोनेटाइजेशन स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, मोनेटाइजेशन ही बंद हो जाएगा, तो आप चैनल चलाएंगे कैसे? अब सोचिए, जो लोग सोच रहे हैं उनकी मंशा क्या है, जो इस तरह के इंस्ट्रक्शन चाहते हैं कि यूट्यूब दे या यूट्यूब ऐसी कार्रवाई करे, उनकी मंशा क्या है? तो ये तो चाहते हैं, लेकिन क्या डर जाएं या लड़ते रहें? क्या अपनी आवाज बुलंद रखें या बैकफुट पर चले जाएं? तो मैं बार बार मैंने कहा, फिर दोहराता हूं कि हम जैसे लोगों ने ये इस तरह से अपनी आवाज को बुलंद करना, सत्ता से सवाल पूछना, और सबसे ताकतवर मोदी की सत्ता के सामने डट के खड़े होकर सवाल पूछना, क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने ही कहा था कि डट कर सवाल पूछना चाहिए। तो डट कर सवाल पूछना मोदी से, मोदी की सत्ता से, यह हम लोगों ने खुद अपनी चॉइस से चुना था। यह रास्ता हमने चुना था कि 10 साल जो प्रधानमंत्री हो गए, 5 साल जो प्रधानमंत्री हो गए, उनसे पूछा जाना चाहिए, न कि विपक्ष से जो सत्ता से बेदखल हो गया। तो यह अपनी चॉइस से यह रास्ता हमने चुना, अपनी चॉइस से रास्ता चुना कि हम अपने यूट्यूब के जरिए हर रोज उस सत्ता से सवाल पूछेंगे जिस सत्ता से सवाल बड़े मीडिया घराने, बड़े चैनल्स, बड़े अखबार नहीं पूछते हैं। हमने अपनी चॉइस से, अपनी मर्जी से रास्ता चुना कि हम यूट्यूब चैनल के जरिए, हम फेसबुक के जरिए मोदी की नाकामियां, उनकी नीतियां और जिस तरह की राजनीति हो रही है, जिस तरह की सांप्रदायिक राजनीति हो रही है, उस पर सवाल मोदी की सत्ता से पूछें, योगी की सत्ता से पूछें, क्योंकि ये सवाल उनसे जो बड़े मीडिया चैनल्स हैं, बड़े चेहरे, वो नहीं पूछ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, किस तरह का नैरेटिव चलाते हैं, किस तरह से सरकार की शान में कसीदे पढ़ते हैं, किस तरह से आरती करते हैं। आपको पता होगा, अभी एक एंकर का वीडियो वायरल हुआ कि हाँ, मैं प्रधानमंत्री मोदी को डिफेंड करूंगी। कोई एक माइका लाल मुझे प्रधानमंत्री मोदी को डिफेंड करने से रोक नहीं सकता, एक बड़े न्यूज चैनल की एक एंकर ने कहा। मैंने उस पर वीडियो बनाया। ये काम किसी पत्रकार का है क्या कि प्रधानमंत्री को हम डिफेंड करें? अरे प्रधानमंत्री को डिफेंड करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ताओं की पूरी फौज है, बड़े बड़े मंत्री हैं, सैकड़ों विधायक हैं, सैकड़ों सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा में, वो डिफेंड करें ना। लेकिन यहां डिफेंड करने का ठेका और जिम्मेदारी या कहें सुपारी, ये ले ली है एंकर्स ने, बड़े बड़े एंकर्स ने। यही तो काम कर रहे हैं, दिन रात मोदी को डिफेंड कर रहे हैं, मोदी के बचाव में विपक्ष पर हमला कर रहे हैं, विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं, विपक्ष को बदनाम कर रहे हैं। जिस देश में मुख्यमंत्री को, सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में भेज दिया जाए, विपक्ष के दर्जनों नेताओं के खिलाफ एजेंसियां तब तक लगी हो जब तक वो बीजेपी में शामिल ना हो जाए, इतना बड़ा चुनावी चंदे का घोटाला हो जाए, ऐतिहासिक घोटाला, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन और एविडेंस सामने आ जाए, सुप्रीम कोर्ट जिस चुनावी चंदे को घोटाला कहकर, असंवैधानिक कहकर बंद कर दे, उस पर भी किसी चैनल ने उस तरह से कोई सवाल नहीं उठाया, खबर भी नहीं चली। बड़ी बड़ी खबरें इंडियन एक्सप्रेस ने छापी, कहीं कोई चर्चा नहीं, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म में किया। रवीश कुमार हो, अविसार हो, या बोलता भारत हो, या कोई भी नेशनल दस्तक हो, मुकनायक, सब ने किया, या रिपोर्टर्स कलेक्टिव और न्यूज लॉन्ड्री और क्विंट और न्यूज मिनट और ऐसे बहुत सारे संस्थान है, स्क्रॉल। और उन सब संस्थानों को मैं सलाम करता हूं कि वो इस हौसले के साथ रीढ़ की हड्डी को मजबूत करके टिके हुए हैं कि हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम समझौते नहीं करेंगे, हम मोदी की सत्ता से सवाल पूछेंगे जिस सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत देश के बड़े मीडिया घरानों में नहीं है। जो बड़े मीडिया घराने के बड़े मालिक, बड़े सेठ, बड़े साहूकार और सबसे बड़े सेठ अडानी और अंबानी जिस तरह से मोदी की सत्ता के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हैं, और अंबानी और अडानी के चैनल के बड़े बड़े पत्रकार, एडिटर इन चीफ, जब मोदी जी उनके समारोह में पहुंचते हैं, कैसे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और कैसे मोदी के लिए दिन रात काम करते हैं, किसी से बात छिपी नहीं है। तो इस दौर में हम सब की जिम्मेदारी है कि डरे नहीं, डटे रहें, झुके नहीं, तने रहें, चुप न हो, सवाल पूछते रहें, पीछे नहीं हटें, आगे बढ़कर सवाल पूछें। चाहे चैनल बंद हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, एक दरवाजा बंद होता है, हमेशा दूसरा दरवाजा खुलता है। हम सब के लिए जो ये दरवाजे खुले थे, चाहे नवीन कुमार के लिए खुला हो, चाहे अजीत अंजुम के लिए खुला हो, चाहे रवीश कुमार के लिए खुला हो, चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी के लिए खुला हो, चाहे साक्षी जोशी के लिए खुला हो, चाहे किसी मीना कोटवाल के लिए खुला, जिसके लिए भी खुला हो,
ये सारे दरवाजे वैकल्पिक दरवाजे थे। जब कोई दरवाजा नहीं दिखा तो ये दरवाजा खुला, क्योंकि बड़े मीडिया घरानों का की फितरत कुछ और हो गई 2010-14 के बाद। तो जब ये दरवाजा बंद होगा कोई और दरवाजा खुलेगा, और वो है दर्शकों का दरवाजा। मैं बार बार बोलता हूं कि अगर मोदी की सत्ता को 37% वोट मिले, एनडीए को जोड़ लें तो 45% वोट मिले, 44-45%, 55% इस देश में वो लोग हैं जो मोदी की सत्ता को, एनडीए को, जिन्होंने वोट नहीं दिया। क्या उनकी आवाज आप तक नहीं पहुंचनी चाहिए? क्या उनकी समस्याएं, उनकी मुश्किलें, उनके मुद्दे, उनकी जो मांगे हैं, उनकी बातें क्या नहीं पहुंचनी चाहिए? होता क्या है, अगर लोग आंदोलन करते हैं तो आंदोलन जीवी, अगर किसान आंदोलन करता है तो आंदोलन जीवी, उसके खिलाफ मुहिम, उसके खिलाफ नैरेटिव, और मीडिया उसमें शामिल होता है। पहलवान बेटियां अगर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करती हैं, उन्हें घसीट कर वहां से हटा दिया जाता है, उसके बाद सारा मीडिया उसी तरह से नैरेटिव गढ़ता है जैसे बीजेपी चाहती है। अगर हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वहां उन पर आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, वहां किसान की गोली से मौत हो जा रही है, तब भी मीडिया की भूमिका क्या है आपको पता है। और अगर वहां कोई स्वतंत्र पत्रकार या डिजिटल प्लेटफॉर्म वाला कोई पत्रकार या एक्स पर, ट्विटर पर सक्रिय कोई पत्रकार अगर पोस्ट लिखता है, वहां किसान आंदोलन की जानकारी देता है, तो सरकार की तरफ से उसके ट्विटर हैंडल को सरकार के निर्देश पर बंद कर दिया जाता है, विथहेल्ड कर लिया जाता है। अभी हुआ है, कई पत्रकारों के, सीनियर जर्नलिस्ट के, कई संगठनों के, सबके बंद कर दिए। मतलब आप चाहते ही नहीं कि आवाज जाए, आप चाहते ही नहीं कि ऐसी आवाज जिसको आप दबाना चाहते हो। ये तो अघोषित इमरजेंसी है ना, घोषित कुछ नहीं है। 75 में घोषित है था, यहां घोषित है कि आप जिसको चाहे बंद कर दोगे। अब जिस आवाज को चाहते हो ये गूंजे नहीं, इसकी गूंज दम तोड़ दे और उसको बंद कर दोगे। तो आज ये भी खबर आई कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस देकर पूछा है कि ये जो ट्विटर हैंडल विथहेल्ड किया गया, इंडिया में बंद किया गया, क्यों किया गया, वो केंद्र सरकार जवाब देगी, उसके बाद क्या होगा पता चलेगा। और बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने एक साउथ के एक मामले को की सुनवाई करते हुए, दक्षिण भारत के एक यूट्यूबर हैं जिनके खिलाफ वहाँ डीएमके सरकार ने मुकदमा कर रखा था। डीएमके सरकार हालांकि वो एनडीए से बाहर है, लेकिन वहाँ दक्षिण भारत के एक यूट्यूबर की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यूट्यूबर सत्ताई दुरई मुरुगन की सुनवाई के दौरान कल ही खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव से पहले यूट्यूब पर आरोप लगाने वालों को जेल में डाल दिया जाएगा तो कितनों को जेल होगी। उज्जवल भुइयां की पीठ में सुनवाई थी, क्योंकि जो यूट्यूबर हैं उनकी जमानत जब्त हो गई। पहले वो जेल में थे, पहले जेल में थे, उसके बाद उन्हें एकल बेंच ने हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, उसके बाद डबल बेंच ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे यहाँ, और उसके बाद यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर हम यूट्यूब पर आरोप लगाने वाले सभी लोगों को सलाखों के पीछे डालना शुरू करें तो कल्पना करें कि कितनों लोगों को जेल होगी। तमिलनाडु की सरकार के दौरान आपत्तिजनक, सरकार के मुताबिक भाषण देने के मामले में यूट्यूबर को के खिलाफ मामला दर्ज है। तो चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा तो सही, और मैंने पहले भी शायद इस वीडियो में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार फटकार लगाई है, लेकिन वहां क्या होता है, सरकार उनके साथ खड़ी होती है। जैसे एक सुदर्शन टीवी है, दिन रात नफरत की खेती करता है, और जिन एंकर्स का नाम लिया, कई बार सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हुई, हेट स्पीच तक का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, नफरत वाला एजेंडा, नफरती एजेंडा वाली पत्रकारिता की बात पहुंची, लेकिन वहां सरकार की तरफ से कहा गया कि नहीं मिलॉर्ड, चैनल्स में कोई दिक्कत नहीं है, बेलगाम है तो सोशल मीडिया है, और इसलिए सोशल मीडिया के लिए हम कायदे कानून बना रहे हैं। और खतरा है कि 2024 में सरकार आई तो कुछ ऐसी चीज होगी, ऐसे इंतजाम होंगे, नकेल कसने के लिए ऐसी मुकम्मल तैयारी हो रही होगी कि 2014 के बाद बहुत सारी आवाजों को कुंद कर दिया जाए। तो आप दर्शक को अब तय करना है, सोचना है कि क्या होगा। और रही बात मोदी जी की, जहां से शुरू हमने किया था कि मोदी जी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है, आसमान और पताल का फर्क है। जब वो कह रहे थे 2014 में भी कि डरपोक मीडिया नहीं चाहिए, लोकतंत्र में ताकतवर मीडिया चाहिए, डटकर खड़ा होने वाला मीडिया चाहिए, भाग जाने वाला मीडिया नहीं चाहिए, मजबूत मीडिया चाहिए, दरअसल वो सिर्फ कह रहे थे। उन्हें भी ऐसा मीडिया, उन्हें सिर्फ ऐसा मीडिया चाहिए जो उनके सामने ऐसे झुका रहे। और बहुत सारी कहानियां हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, कैसे उन्होंने, करण थापर ने 2 सवाल क्या पूछ दिए गुजरात दंगों में, गुजरात सरकार और उनकी भूमिका को लेकर, कि जो करण थापर को वर्षों से जानते थे, उस करण थापर का इंटरव्यू बंद किया, 2 गिलास पानी पिया और कहा दोस्ती बनी रहे, इंटरव्यू बंद। एक विजय त्रिवेदी सीनियर जर्नलिस्ट हैं,
उन्होंने जो मोदी का कई बार इंटरव्यू कर चुके थे, शायद 2007 का ही मामला है, उन्होंने कुछ सवाल हेलीकॉप्टर में मोदी से पूछ लिए गुजरात दंगों में भूमिका को लेकर। शायद अहमदाबाद से अमरेली जा रहे थे, अमरेली में लैंड किया हेलीकॉप्टर और वहीं उतार दिया कि अब यहाँ से जाइए अब अपने इंतजाम से। इतने नाराज हो गए मोदी। तो मोदी को ये पसंद ही नहीं है किस तरह का कोई सवाल पूछे। मोदी जी को पसंद है कि उनसे कोई प्रसून जोशी सवाल पूछे, आप में तो एक फकीरी दिखती है। मोदी जी को पसंद है कोई अक्षय कुमार उनसे सवाल पूछे, आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं। मोदी जी को पसंद है कोई चैनल का एंकर पूछे आप थकते क्यों नहीं हैं, कौन सा टॉनिक लेते हैं, कैसे इतना काम करते हैं, क्या कविता भी पढ़ते हैं, कितना सोते हैं, लगातार आपने 20 साल से छुट्टी नहीं ली। इस तरह के सवाल पूछे जाएं और यही सवाल पूछे जाते हैं और यही मोदी जी सुनाते हैं, यही मोदी जी बताते हैं और यही नैरेटिव बताया जाता है पूरे देश में। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने 21 साल से छुट्टी नहीं। अरे भाई, ऐसा मुमकिन है कि कोई आदमी 21 साल से छुट्टी ना ले? इस पर हम बहुत बार बात कर चुके हैं, इसलिए उस विस्तार में ना जाए। लेकिन हाँ, एक बात ताकि सनद रहे, डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, चुप नहीं होंगे, अपनी आवाज़ बंद नहीं करेंगे। आपके साथ समझौता करके, सत्ता के साथ समझौता करके या झुक के जो तुमको हो पसंद वही बात नहीं करेंगे। वही सवाल करेंगे जो सवाल ज़रूरी है, वही सवाल पूछेंगे जो पूछा जाना चाहिए, वही पत्रकारिता करेंगे जो पत्रकारिता का धर्म है, वही सवाल उसी तरह से, उसी तेवर, उसी तलखी से पूछेंगे जो पूछने के लिए हम सब लोग 30-35 साल पहले हम जैसे लोग पत्रकारिता में आए और आज बहुत सारे युवा जो 5-10 साल, 2-4 साल से आ रहे हैं, क्योंकि उनके भीतर यही पत्रकारिता की ललक होगी कि हम सवाल पूछेंगे। हम पूछेंगे कि आपने ये जो कहा ये क्यों नहीं किया, आप इस तरह की राजनीति क्यों करते हैं, आप ये नफरत की राजनीति क्यों करते हैं, आप देश में धर्मांधता फैलाने की क्यों राजनीति करते हैं, आप देश में हिंदू मुसलमान वाली राजनीति क्यों करते हैं, आपने इतने वादे किए उसका क्या हुआ, स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, गोद लिए हुए गाँव का क्या हुआ, विकास की इतनी गाथाएं, इतनी किस्सा, अच्छे दिन के वादे किए उसका क्या हुआ। आपने जब 2014 में कहा था कांग्रेस को 60 साल दिए, हमें 60 महीने दो, तो आप 120 महीने आपकी सरकार के हो रहे, क्या हुआ? ये कौन पूछेगा? किसको पूछना चाहिए? और ये अगर पूछ रहे हैं तो गुनाह है। इसलिए गुनाह है क्योंकि उन्हें आदत नहीं है ऐसे सवालों को सुनने की, क्योंकि उनके कान में कर्णप्रिय आवाजें ऐसे एंकर्स की गूंजती है मोदी जी के कानों में, जो एंकर्स कहते हैं हाँ मैं प्रधानमंत्री को करूंगी डिफेंड, कोई माई का लाल हमें प्रधानमंत्री को डिफेंड करने से रोक नहीं सकता, वो मेरे प्रधानमंत्री हैं। ऐसी चीखती हुई कोई एंकर अगर कहती है, मोदी जी को बहुत कर्णप्रिय लगता है कि हाँ देखो ऐसे एंकर्स हैं जो ऑन एयर कह रहे हैं कि मैं करूंगी प्रधानमंत्री को डिफेंड। तो मोदी जी सोचते हैं दरअसल पत्रकार का काम मुझे डिफेंड करना है, पत्रकार का काम मोदी को डिफेंड करना है, पत्रकार का काम मोदी पर जो सवाल पूछे उससे सवाल पूछना है। पत्रकार का ये है क्या पत्रकार का काम? लेकिन मोदी जी ऐसा ही मानते होंगे। विपक्ष को जो रौंदे वो पत्रकारिता, विपक्ष को जो घेरे वो पत्रकारिता, विपक्ष को जो टारगेट करे वो पत्रकारिता। ये पत्रकारिता है क्या? लेकिन दरअसल बड़े घराने मीडिया के वही पत्रकारिता कर रहे हैं। ज्यादातर बोल रहा हूं, वहां भी बहुत सारे चैनल में पत्रकार ऐसे हैं, मैं उनको भी सलाम करूंगा कि उस संस्थान के भीतर, उन संस्थानों के भीतर रहकर भी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, करने की कोशिश करते हैं, जितने उन्हें अधिकार हैं, जितनी उनकी सीमा है, जितना उनका दायरा। मैं बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट को जानता हूं, बड़े बड़े चैनल में काम करते हो, बेचैन है, उनके भीतर बेचैनी है कि हम इस दायरे में रहकर क्या करें, क्योंकि मालिकों ने सरेंडर किया है, मालिकों ने तय किया है कि हमें पूरे चैनल को, पूरे संस्थान को मोदी जी के सामने लिटा देना है, बिछा देना है। क्या करेंगे? नौकरी कर रहे हैं बहुत सारे लोग। हम लोग खुशनसीब हैं कि उस नौकरी से बाहर निकलकर अपनी आवाज़ अपने तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे युवा पूरे देश में बहुत सारे लोग हैं। 1, 2, 10, 20, 25 का सवाल नहीं, बहुत सारे लोग, बहुत अनसंग हीरो जैसे होते हैं, गुमनाम भी होंगे, किसी वेबसाइट में काम कर रहे हैं, अच्छी वेबसाइट में बैकएंड पे काम कर रहे हैं, कुछ वेबसाइट्स का नाम मैंने बताया। उन सबको सलाम करने का वक्त है, क्योंकि उनमें से बहुत संस्थान आज टारगेट पर होंगे। एक लंबी लिस्ट मेरे पास है कि किन संस्थानों को बीते 9 साल में, किन ऐसे छोटे संस्थानों को, मतलब बड़े घराने नहीं, ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म वाले किन मीडिया हाउसेज को टारगेट किया गया है। चाहे द वायर के खिलाफ मामले दर्ज हुए हों, मानहानि से लेकर अलग तरह के, क्विंट के दफ्तर पर और उनके मालिक राघव बहल के घरों पर छापे मारे गए हों, चाहे मलयालम चैनल को बंद किया गया हो, मीडिया वन का प्रसारण पर प्रतिबंध लगाया गया था, एनडीटीवी को ब्लैकआउट किया गया था, अब तो एनडीटीवी को अडानी साहब ने ले लिया। यूपी में कई मुकदमे कई पत्रकारों के खिलाफ हुए, कई पत्रकारों की गिरफ्तारियां हुई है। मोहम्मद जुबैर जो फैक्ट चेकर हैं, उन्हें फंसाकर गलत तरीके से एक ट्वीट के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, दिल्ली में जेल में रखा गया, सीतापुर तक में
पुरानी फाइल खोलकर वहां भी उन्हें ले जाया गया। या आपको पता होगा 1 महीना शायद जेल में रहे। सुप्रिया शर्मा जो एग्जीक्यूटिव एडिटर है स्क्रोल में, उनके खिलाफ मुकदमा हुआ। ऑल्ट न्यूज़ को टारगेट तो हमेशा किया ही जाता है। ऐसे बहुत सारे, सिद्दीक कप्पन मलयालम समाचार एजेंसी के पत्रकार 22 महीने या 2 साल लगभग जेल में रहे, क्योंकि वो हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ था उसकी रिपोर्ट करने जा रहे थे। कितनी ऐसी रिपोर्ट्स है जो प्रधानमंत्री मणिपुर ना गया हो, इतनी घटना के बाद प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद मुंह खोलने का मजबूर जब तक न हुआ तब तक जिस प्रधानमंत्री ने 2 शब्द ना बोले हो उस प्रधानमंत्री से सवाल ना पूछे। जिस प्रधानमंत्री के रहते देश के अलग अलग हिस्सों में बेरोजगारों पर लाठियां चल रही है, अग्निवीर से लेकर अलग अलग जो सरकार की योजना है उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या उनसे सवाल ना पूछे? और उनसे सवाल पूछना क्या टुकड़े टुकड़े गैंग होना है, खान मार्केट गैंग होना है, देशद्रोही होना है? और इसलिए ऐसे यूट्यूब चैनल्स पर अंकुश लगना है। और जो अच्छे चैनल्स हैं सरकार के मुताबिक, जो सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, उनमें से बहुत सारे चुनिंदा चैनल्स के साथ सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी की मुलाकात हुई थी प्रगति मैदान में, उन्हें अवार्ड दिया गया, क्योंकि वो चैनल्स सरकार के लिए, सरकार के पक्ष में, सरकार की शान में दिन रात काम करते हैं, प्रोपेगेंडा चलाते हैं। वो प्रोपेगेंडा चैनल चलाते हैं या सरकार की तारीफें करते हैं। मैं सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं कहूंगा, तारीफ भी प्रोपेगेंडा ही है, क्योंकि मीडिया का काम सरकार की तारीफ करना मैं इस तरह से मानता ही नहीं। कभी हो सकता है कभी तारीफ भी करिए, लेकिन मुख्य काम है आलोचनात्मक तेवर। तो उस तेवर को मोदी जी नापसंद करते हैं। और आखिर में ऐसा नहीं है कि विपक्ष शासित राज्यों में यूट्यूब चैनल्स को टारगेट नहीं किया गया है। उस मामले में बंगाल भी बदनाम है। ममता बनर्जी के सूबे में भी कई ऐसी आवाजों को कुचला गया, डराया गया, गिरफ्तारियां हुई। एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी हुई थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, फेसबुक ट्विटर पर लिखने की वजह से। ये दक्षिण के कुछ राज्यों में भी हुआ है, विपक्ष शासित राज्यों में भी ऐसा कई बार हुआ है। जहां भी हो रहा है वह गलत है, लेकिन ये प्रवृत्ति के सबसे बड़े जो किंग हैं वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। और क्योंकि सबसे बड़ा साम्राज्य है, देश में सत्ता है और करीब करीब 12, 14, 16 राज्यों में एनडीए की सरकार है। तो फिलहाल इस वीडियो को इस उम्मीद के साथ कि दर्शक के तौर पर आप समझेंगे, ऐसे तमाम यूट्यूब चैनल्स की हौसला अफजाई करेंगे और आने वाले खतरे के प्रति आप भी सतर्क और सचेत रहेंगे। और जो ऐसे लोग हैं, ऐसी आवाज़ें हैं, उनकी हौसला बढ़ाएं, उनकी हौसला अफजाई करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।